तरीके को लेकर अक्सर जो सवाल वो उठाते हैं उसको लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। बहुत स्वागत है चंद्रशेखर आजाद जी आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जो कुछ भी अभी पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर पर हुआ है उसके बाद झारखंड में हुआ है, मतलब आपको ऐसा लगता है चंद्रशेखर जी कि जो बच्चे हैं वो राजनीति का विषय बनते हुए फिलहाल नजर आए पिछले कुछ समय में? मतलब ये मेरे बच्चे, ये आपके बच्चे, ये अगर बच्चे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इनको आतंकवादी बता दो, देश विरोधी बता दो, अच्छा यहाँ का माहौल सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा ये बच्चे हैं, ऐसा तमाम पार्टियां करती हुई नजर आई हैं। नहीं, मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों के जो विषय हैं, चाहे वो दिल्ली पे हो, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या झारखंड सरकार से, चाहे वो पंजाब सरकार से हो या केरल सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से, छात्रों के विषयों को सुनना चाहिए। अगर वहाँ कुछ गलत हुआ है तो जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर सुधार नहीं कर सकते हो तो जो लोग बैठे हैं कुर्सी पे उनको हटाना चाहिए। सरकारों में इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने, जिन एजेंसियों ने गलत किया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसका नुकसान बच्चों को नहीं होना चाहिए, छात्रों को नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, चंद्रशेखर जी, गृह मंत्री कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा, मतलब चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी संसद का पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कुछ सत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा नहीं चल पा रहा है। जो बिल हैं जो आते हैं इतने इंपॉर्टेंट जिस पर चर्चा होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा बिल आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ ध्वनि मत से पास हो जाता है और संसद चल नहीं पाता। लाखों करोड़ों रुपए जो हम जैसे टैक्स पेयर्स देते हैं वो मतलब एक तरह से बर्बाद हो रहे हैं वो पैसे। आप इस पूरे घटनाक्रम को, संसद सत्र का जो नहीं चलना है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि संसद चल नहीं रही है। अगर नहीं चलती तो बिल कैसे पास हो जाते? जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल पा रही है। ध्वनि मत से जो बिल पास हुए, बिलों पर ध्वनि मत से बिल पास हो रहे हैं। ये शब्दों का फर्क है। हाँ, ये शब्दों का फर्क है। मैं इनको और ठीक कर देता हूँ जी। कि चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि श्रद्धेय अरुण जेटली जी कहते थे कि सत्ता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन को चलाए। अगर होम मिनिस्टर जवाब देना चाहते हैं तो उन्होंने काफी देर कर दी। 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया, लेकिन हाउस तो एक ही बिल पे चर्चा में आया। 20 तारीख से हाउस चल रहा है, 13 तारीख पे आज हम खड़े हैं। सत्ता की जिम्मेदारी है कि वो चलाए संसद को। पहले अगर आप जवाब देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप छात्रों से संवाद कर लेते तो ये स्थिति नहीं बनती कि आपसे कोई जवाब मांगता। छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं होता, पैलेट गन नहीं चलते, टीयर गैस नहीं चलते, देश की राजधानी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पे डंडे नहीं पड़ते, तो ये विषय नहीं आता। मैं तो अकेला व्यक्ति हूं जो पहले जिस दिन से उस आंदोलन में जुड़ा था, आखिरी दिन तक 20 तारीख को भी मैं ही खड़ा था उन बच्चों के बीच में। और 20 तारीख की रात को भी जो है संसद परिसर में पूरी रात, 3 रातों तक जो है बारिश के बीच में बैठा रहा संसद के अंदर कि बच्चों से संवाद करो, उनकी मांग को सुनो। मैं अपने क्षेत्र के और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के 12-15 ऐसे विषय थे जिनको चाहता था कि इस बार मैं उठाऊंगा और उन पे जवाब मांगूंगा सरकार से। लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन शोरगुल के कारण चर्चा नहीं हो पाई। ये बात सही है, मुझे इस बात की तकलीफ है। मैंने बार बार विपक्ष से भी मांग की कि भाई चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर सत्ता एक दिन का समय दे देती सरकार जो है विपक्ष को उनके मुद्दों को, तो बाकी दिन तो नहीं। ये जो बाकी दिन जो है गए हैं, खराब हुए हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा गया, ये तो नहीं जाते। जो वॉश आउट हो गया हाउस, ये तो नहीं होता। तो हमें भी आपकी तरह तकलीफ है। बहुत सारे ऐसे विषय थे, जैसे हमारे यहाँ अभी पानी आ गया है,
जैसे किसानों को मील से समय पे पैसा नहीं मिल रहा है, जैसे हम चाहते थे नेटोर में हमारे क्षेत्र में नई रेलवे लाइन आ जाए, वो उससे कनेक्टिविटी उसकी जुड़ जाए रेलवे लाइन की, जहां बस स्टैंड बन जाए, सड़कों के समस्या थे, बीबीयू का एक इशू है लखनऊ का, 4 मेडिकल कॉलेज और स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से बने थे, उनका इशू है, उनमें 2 सीटें SC/ST कम हो रही हैं। किसानों से लेके महिलाओं से लेके औद्योगिक क्षेत्र लगे, रोजगार मिले। मेरे क्षेत्र के लोगों को दिल्ली में आके काम करना पड़ता है, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, मुंबई में, पुणे में, लुधियाना, पंजाब में, कर्नाटका में काम, हैदराबाद में जाना पड़ता है। रोजगार मिले, बहुत मुद्दे थे, मैं तकलीफ में हूं, लेकिन यहां नहीं उठा पाए तो अब सड़कों पे जाके उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे तो जरूर। आप अपनी शैली के लिए जाने भी जाते हैं। अच्छा चंद्रशेखर जी, क्योंकि अब आपने बात यूपी की ही कर दी, अपने क्षेत्र की भी बात कर दी है, मेरा एक सवाल ये भी था कि आपकी पार्टी लगातार अकेले और छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि विपक्ष का ये बिखराव जो है वो सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं मजबूती का काम करेगी? आपको मतलब इंडिया गठबंधन का हिस्सा आप नहीं बनना चाहते, इसके पीछे की वजह जो है वो क्या, और क्या हम देखेंगे कि आने वाले समय में क्या ऐसी कोई संभावना दिखेगी हमें कि आप इंडिया गठबंधन के साथ हो? 2 चीजें हैं, मगर इससे पहले मैं एक पहला सवाल जो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, मैं उसको भी संपूर्ण कर देना चाहता हूं। ओके। जब आपने कहा कि चर्चा नहीं हो पाई, हम चर्चा चाहते थे, अगर बाकी लोग हल्ला मचा रहे थे तो मैं बार बार हाथ खड़ा करके कहा कि मैं इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहता हूं, मगर मैंने देखा कि सरकार और चेयर नहीं चाहती थी कि चर्चा हो, और वो अपना बिल पास करा रही थी। अगर वो नहीं बोल रहे तो मैं तो बोल रहा था ना। अंतिम व्यक्ति, 1 वोट से सरकार गिरी है ना, अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी ना। मैंने हाथ उठा कहा, नोटिस दे कहा कि मैं इस बिल पे चर्चा करना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो बोलना चाहते थे, तो हमें विपक्ष ने थोड़ा ही रोका बोलने से, हमें तो सत्ता पक्ष ने रोका, हमें तो चेयर ने रोका कि हमें अवसर नहीं मिले। हम जब ये बिल पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां जो हैं जी, जब ये पढ़ेगी, डिबेट पढ़ेगी, तो उसमें हम भी तो दिखेंगे कि भाई हम बोलना चाहते थे, हमें बोलने नहीं दिया गया। तो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो जो है शोरगुल में जबरन पास करा दिए। तो कोई तो वहां होता जो जिसका विरोध, जिसका जो है, जिसकी बात, जिसका विचार आता, डिबेट का हिस्सा बनता। तो आपने तो किसी को अधिकार नहीं दिया। अब आपने जो सवाल कहा, उस सवाल में आपने बहुत बारीकी से कह दिया कि आप इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो मैं तो 2024 में गया था इंडिया अलायंस के लोगों के पास, कांग्रेस पार्टी के पास भी गया, उसके और जो घटक दल थे उनके पास भी गया, सबसे मैंने बात की कि भाई मैं इसका हिस्सा बन के 1 लोकसभा सीट लड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे अवसर ही नहीं दिए, वो तो और उल्टा मेरे खिलाफ प्रत्याशी देके उसका प्रचार करने चले गए। तो मैं नहीं बनना चाहता, या वो किसी नए आदमी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और अगर मैं तथ्यात्मक रूप से इस पर चर्चा करूंगा तो मैं कह रहा हूं कि आप उत्तर विहीन हो जाएंगे, आप ही नहीं, विपक्ष उत्तर विहीन हो जाएगा कि कौन यहां बीजेपी को या सत्ता पक्ष की जो है, जब वोटों का बिखराव होता है उनकी मदद होती है। ये वोटों का बिखराव उत्तर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, लेकिन ये बंगाल में क्यों नहीं दिखा, ये दिल्ली में क्यों नहीं दिखा, ये हरियाणा में क्यों नहीं दिखा? जब आप बिहार में जो है अलायंस में होकर भी 10 सीटों पे फैमिली फ्रेंडली फाइट करते हैं, ये तब क्यों नहीं दिखा? ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिखा आपको? तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। 2017 में जो अलायंस था वो पर्याप्त नहीं था बीजेपी को हराने के लिए, 2022 में जो अलायंस था वो पर्याप्त नहीं था बीजेपी को हराने के लिए, और 2024 का जो इंडिया अलायंस था वो भी पर्याप्त नहीं था। अगर पर्याप्त होता तो आज सरकार इंडिया अलायंस की होती। लेकिन कोई भी दल अपने मुद्दों को, अपनी पॉलिसियों को, अपनी हिस्सेदारी को इग्नोर करके आपके साथ नहीं आएगा। आपके दिल बहुत छोटे हैं, आपको अपने दिल बड़े करने पड़ेंगे और संख्या के आधार पर हिस्सेदार देनी पड़ेंगी। आप नहीं दोगे तो फिर हर दल अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों की आवाज बनने के लिए, अगर मैं इन्हीं के भरोसे रहता तो मैं इस हाउस का मेंबर थोड़ा ही होता। फिर आप मुझसे थोड़ा ही सवाल पूछ रही होती कि भाई हाउस नहीं चला, इसके जिम्मेदार कौन है। ये आप मुझसे थोड़े पूछती, आप मुझसे इसलिए तो पूछ रहे मैं इस हाउस का मेंबर हूं। ठीक है। तो मुझे तो मेरे लोगों ने चुन के भेजा, इन लोगों की नीतियों के विरोध में भेजा, और हम नगीना मॉडल को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं। आप देखना, जब हम दतिया में 22,500 वोट लेके आ सकते हैं
तो उत्तर प्रदेश में आप देखना कि आजाद समाज पार्टी कितना अच्छा रिजल्ट देगी, आप देखना। ठीक है, तो आने वाले चुनाव के लिए आपकी पार्टी और आप बिल्कुल तैयार हैं। मेरा एक सवाल ये भी था कि बीएसपी का ग्राफ लगातार पिछले कुछ समय में गिरा है, और क्या आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो दलितों के सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं अब, या थोड़ा वक्त लगेगा? और नहीं, मैं सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करता। मेरा अपराध यह है कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूं, इस देश की जाति व्यवस्था में, इसलिए आप मुझसे दलितों के सर्वमान्य नेता होने की बात के बारे में कह रही हैं। अगर मैं ब्राह्मण समाज में जन्मा होता तो आप मुझसे नहीं कहती कि मैं ब्राह्मण समाज का नेता हूं। अगर मैं राजपूत समाज में जन्मा होता तो आप मुझसे नहीं कहती मैं राजपूत नेता या राजपूत से जुड़े सवाल नहीं मुझसे। अगर मैं वैश्य समाज में जन्मा होता, पिछड़े समाज में जन्मा होता, तो आप मुझसे सवाल नहीं पूछती। इस देश में जाति है जो मीडिया भी नहीं भूलना चाहती, जो सरकारें भी नहीं भूलना चाहती। ये बड़ा तकलीफदेह है। जब मैं इन बच्चों के लिए जान की बाजी लगा रहा था, बारिश में बैठा, तो मैं नहीं सिर्फ दलितों के बच्चों के लिए बैठा था, लेकिन मैं मीडिया के चरित्र को किसी भी तरह से नहीं हटा सकता हूं। क्या आप कह सकती हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि वो राजपूतों के नेता हैं? उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, आप उनसे कह सकते हैं आप ब्राह्मणों के नेता हैं? कई बार सवाल होते हैं चंद्रशेखर जी, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप इस तरह की जातिवादी जो जाति की राजनीति है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जब ब्राह्मण वोट बीच में जो विधायकों ने मीटिंग वगैरह की, तो हमने सवाल किया था जब वैसी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मान्यता है उस तरीके से है कि आपने हमेशा उनकी आवाज उठाई है उस तरीके से उभर कर, इसीलिए ये बात सामने आ जाती है और इसीलिए इस तरीके से पूछा जाता है। मैंने किसकी आवाज नहीं उठाई है, मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि मैंने किसकी आवाज नहीं उठाई। अच्छा, आपको लगता है मैं कि आपने किसानों की आवाज में 13 महीने उनके साथ था आंदोलन में। मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरी बात को रिजेक्ट कर देना तथ्यात्मक आधार पे। मैं किसानों के साथ था। किसान में हर जाति के लोग हैं। मैं पहलवान बेटियों के साथ था। मैं एनआरसी सीए में मुस्लिम भाइयों के साथ था। मैं इस छात्र आंदोलन में जिसमें जो शिक्षा से जुड़ा था, सारे जाति धर्मों के छात्र में उनके साथ था। तो मैंने ऐसी कौन सी जाति है जिसकी आवाज नहीं उठाई? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। सवर्णों और लोकसभा में जब मैं पुलिस की आवाज उठाता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स की आवाज उठाता हूं, स्पेसिफिकली दलितों की आवाज उठाते सवर्णों के हितों पे कौन सा हमला हो रहा है? अच्छा, आपको लगता है कि उनके हितों पे हमला नहीं हो रहा है? उनके हितों पे हमला नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? सवर्णों के कौन से हितों पे हमला हो रहा है? आपको लगता है कि नीट एग्जाम जब कैंसिल हुआ चंद्रशेखर जी और लगभग 30 बच्चों ने आत्महत्या की, तो उसमें 300 बच्चे क्या कोई भी उसमें से सवर्ण का नहीं रहा होगा? आपको तो मैंने उठाई नहीं क्या नीट पे आवाज? आप कंफ्यूज हो गई हैं। आप अपनी बात में कंफ्यूज हो गई। कहा कि सवर्णों के ऊपर कौन सा अत्याचार हो रहा है, बताइए। एक मिनट सुन लो, सुनाइए सर। हाँ, तो आप फिर मुझे ये भी बताओ कि इस नीट के आंदोलन में सबसे आगे जान कौन लड़ा रहा था, जिसने वादा किया? ये जो जंतर मंतर पे आंदोलन नीट का ही था ना? बताइए, नीट का था नहीं था? पहले बताइए। तो अपनी बातों में आप खुद ही कह रहे हैं ना कि सवर्णों पर कौन सा अत्याचार हो गया। मैंने तो स्पेसिफिकली एक बात बताई, ऐसे कई सारे मामले आते हैं जो सवर्णों नहीं, आपने पहले मुझे ये कहा, आपने पहले मुझे ये कहा कि आप सवर्णों के मुद्दों पे आवाज नहीं उठाते। मैंने कहा कि कौन सा अत्याचार हुआ? आपने कहा नीट का। तो मैंने आपसे पूछा कि जो आपके इस बात को कहने से पहले मैं उस अत्याचार पे खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ? सर, आप खड़े हुए, वो तस्वीरें हमने भी दिखाई उस पर फिर आप सुनिए, बताया उसमें एफआईआर हुई है ना, समझ। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात पूरी। जी जी जी। उसमें एफआईआर हुई, आपको पता नहीं पता है? हमारे संगठन पे एफआईआर हुई है नहीं हुई है? तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि भाई मैं सवर्णों के मुद्दों पे नहीं खड़ा होता? आप सवर्णों के अत्याचार का मुद्दा बताओ, मैं उस पर खड़ा होकर उनकी आवाज ना उठाऊं तो आप मुझे कहना। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जो जातियों के भीतर वर्गीकरण और जो क्रीमी लेयर है लागू करने की बात कही है, और इसको कई अति दलित वर्ग और जो वाल्मीकि जैसी जो जातियां इसका समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन आप इसके विरोध में हैं। क्या जो दलितों के भीतर सबसे पिछड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ आपके पास कोई स्टेटमेंट है? मेरे पास तो आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, आपके पास कोई स्टेटमेंट है मेरा जब मैंने इसका विरोध किया? हाँ, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। कौन कह रहा है मैं इसका विरोध करता हूँ? अच्छा,
ठीक है, आप इसका समर्थन करते हैं, तो क्या इसके समर्थन में कौन कह रहा है? आप है। नहीं, आप आरोप क्यों लगा रहे हैं मेरे ऊपर? नहीं नहीं, मैंने तो पूछा है कि मुझे लगा कि आप इसके विरोध बिना में जाने आरोप क्यों लगाया आपने? पहले ठीक है। पहले आप अपनी बात वापस लो। ठीक है ठीक है, पहले मैंने आप ले ली नहीं नहीं, वापस। आपने कहा आप कि सपोर्ट आपको में है ना? दिक्कत है क्या? मैं पहले आप अपनी बात सपोर्ट वापस में है लो। ना सर? बिल्कुल support में ईडब्ल्यूएस हूं। का विरोध किया था आपने। मेरे लोगों को कुछ मिलेगा, मैं उसके सपोर्ट में हूं। ठीक है, है? ईडब्ल्यूएस का विरोध करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल किया था। इसका विरोध करने के पीछे क्या वजह थी? नहीं तो आप मुझे बता दो कि क्या 8 लाख रुपए सीमा क्यों रखी? 2.5 लाख रुपए करो उसकी सीमा। अच्छा, 8 लाख को आप डिवाइड करो 12 से, लगभग 60,000 रुपए कमाने वाला गरीब है। मैं कह रहा हूं आप दो जिनका अधिकार, मैंने अभी कहा कि मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि मुझे ऐसा लगता है ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट हैं वो जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं वो बनवा लें, गरीब स्वर्णों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप मेरा स्टेटमेंट पढ़ लो, मेरा 377 मेरा नोटिस पढ़ लो। ठीक है, मैं कह रहा हूं उसकी सीमा घटाओ, इसके 2.5 लाख रुपए करो। 2.5 लाख रुपए जो स्वर्ण नहीं कमा रहा है उसके बच्चों को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिले। मैं क्यों ना उठाऊं मैं आवाज? ठीक है। आप अच्छा, और सुनो, जी। ईडब्ल्यूएस दिया गया, क्या इसका डेटा सरकार ने जुटाया? देने से पहले कोई गणना हुई? ठीक है। अच्छा बताइए। चंद्रशेखर जी, अब क्योंकि समय की थोड़ी सी और कमी है सर, मैं संविधान जाते में जाते एक बस सेकंड एक सेकंड जी जी, नहीं मैं अपनी बात पूरी हाँ, कर दूं। कर नहीं लीजिए। पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं। लीजिए जी। जब आप संविधान पढ़ेंगी तो संविधान में आरक्षण का जो पैमाना, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये हिस्सेदारी का मामला है। तो इसका जो आधार है वो शैक्षिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है और वो प्रतित्व की कमी है। आप इसका कोई जो है गवर्नमेंट कोई तथ्यात्मक अध्ययन हमें दे दे और उसमें अगर किसी का रिप्रेजेंटेशन कम हो, उनका में शैक्षिक पिछड़ापन हो, उसमें सामाजिक पिछड़ापन हो, जाति के आधार पर उनको अपमानित किया जा रहा, उन पर अत्याचार हो रहा, तो अगर ये तीनों मान्यता आधारों को पूरा करके आप देना चाहते हो तो आप दे दो, लेकिन इनको कुचल के, संविधान के मूल भावना कुचल के देना चाहते हो तो विरोध होगा ही। मैं संविधानवादी हूं ना, इसलिए विरोध करता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं सरकार की तरह झूठ थोड़ा ही बोलता हूं कि जो बिल पास हो गया 2023 में महिला आरक्षण का, अब उसकी चर्चा आज आप कर रहे हो, वो तो पास हुआ बिल है। हाँ, आप उसको परिसीमन से जोड़ के जो खेल खेलते हो, क्या हम नहीं जानते? ठीक है ठीक है। अच्छा चंद्रशेखर आजाद जी, जाते जाते मेरा एक बस छोटा सा आखिरी सवाल ये था कि क्या चंद्रशेखर आजाद के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या चंद्रशेखर आजाद को आप सांसद बनने के बाद अभी दलितों से जोड़ रही थी, नहीं जोड़ रही थी? बताओ आप मुझे इसका जवाब दे दो कि आपने मुझसे क्यों नहीं कहा अभी? मैंने ये बताया कि आप उनके सर्वमान्य नेता हो रही है, तो मैंने काफी पॉजिटिव में किया है। पता नहीं आप इसको इतना आपने, मैं आपका सवाल बता देता हूं। आप नहीं आप मुझे बताओ, क्या आपने नहीं कहा कि आप सर्वोच्च नेता होगे दलितों के? सर्वमान्य, बताओ सर्वमान्य। क्या आप मेरी आइडेंटिटी हटा पाई? तो आपको इस चीज का दुख क्या है, मेरी मतलब आप आइडेंटिटी इसे को, हटाना चाहते हैं? आइडेंटिटी हटा पाई आप? आपको इसकी तकलीफ है, आप इसे हटाना मैं चाहते आपसे हैं? कह रहा हूं, क्यों मेरे ऊपर क्यों आप आज से नहीं, आप तो बहुत नई है उसमें पत्रकारिता में। बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, चौधरी चरण सिंह जी, मान्य बहन जी, सब लोगों को उनकी जाति का नेता ही बना दिया मीडिया ने। अच्छा ठीक है, चलिए, मीडिया ने बना दिया। सर जवाब नहीं दिया आपने मुझे मेरे सवाल से का। बाहर नहीं जाने दिया। अगर जवाब दे देते आप, चंद्रशेखर आजाद के बच्चों को आरक्षण मिलेगा? मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन क्रीमी लेयर आ जाएगा, इसमें जो क्रीमी लेयर के अंडर आ जाएगा, पता लग जाएगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सरकार को ना क्रीमी लेयर पे स्टैंड क्लियर कर दे। ठीक है। चंद्रशेखर तो अपने बच्चों को कोशिश करेगा, व्यक्तिगत तौर पे आपसे कह रहा हूं, आपने मुझसे जुड़ा सवाल पूछा है ना जी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो जनरल मेरिट को फाइट करके जाके जवाब दें। आप याद रखना मेरी बात को। ठीक है, बताएं कि मेरिट क्या होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी समय निकालने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।